आज की बात। स्वागत। देखिएगा कि हमारे यहां सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में वक्त वक्त पर कई महापुरुष, मार्गदर्शक, संत, महात्मा अपना मार्गदर्शन देने के लिए आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये ऐसी एक धारा है जो कभी रुकती नहीं है। जहां जहां मानवीयता परेशान होती है, वहां वहां अमानवीयता को रोकने के लिए ये जो संत पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, क्रांतिकारक होते हैं, ये आते रहते हैं। लेकिन आधुनिक समय में यदि हम सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में या सामाजिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में किसी एक महान क्रांतिकारक का नाम लें तो क्रांतिबा ज्योतिबा फूले ये सबसे अग्रणी हो जाते हैं। और वे अग्रणी इसलिए हो जाते हैं आधुनिक समय में कि क्रांतिबा ज्योतिबा फूले वर्तमान के सामाजिक आंदोलन की एक ऐसी प्रेरणा है कि जिस प्रेरणा ने इस वक्त तक आंदोलन को प्रभावित कर रखा है। और आंदोलन की समग्रता में यदि कोई मार्गदर्शन आता है तो वो क्रांतिबा ज्योतिबा फूले से आता है। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं और ज्योतिबा फूले को ही सामाजिक क्रांतिकारक आधुनिक समय में क्यों कहा जा रहा है, तो उसके पीछे बड़ी महत्वपूर्ण वजह है। और वो वजह यह है कि क्रांतिबा ज्योतिबा फूले का आंदोलन ये अपने आप में एक समग्रता का आंदोलन है। कैसे? अब देखिएगा, अब से 150 साल पहले यानी कि 1856 के बाद, 60 के बाद, 70 के आसपास, 75 के आसपास जब क्रांतिबा ज्योतिबा फूले अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा का आंदोलन वे शुरू कर चुके थे। पहले स्कूल उन्होंने शुरू कर दी थी, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल उनकी शुरू हो चुकी थी। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले और क्रांतिबा ज्योतिबा फूले, इन दोनों ने मिलकर, इस दंपत्ति ने मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम बड़ा किया। और हम सब जानते हैं ये तो उनका ऐसा योगदान है कि जिसे हर कोई जानता है और उसे भूल भी नहीं पाता। लेकिन क्रांतिबा ज्योतिबा फूले को आज इस वक्त में हम याद क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे बड़ी महत्वपूर्ण वजह है। 1890 में क्रांतिबा ज्योतिबा फूले का प्रयाण हुआ 28 नवंबर को। लेकिन उससे पहले का उनका काम देखिएगा। वे केवल शिक्षा के क्षेत्र को मार्गदर्शन करते हैं या उसी क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं या आमूलाग्र बदलाव करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ज्योतिबा फूले का काम शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, इन सब में बराबर चला आता है। धार्मिक क्षेत्र के लिए वे सत्यशोधक समाज बना डालते हैं। वे देखते हैं कि ये जो समाज है शिक्षा के प्रति तो इसको जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यदि मजबूत नहीं होगा तो फिर ये वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं होगी तो फिर ये पीछे रह जाएगा। और वैज्ञानिक सोच को यदि विकसित करना है तो फिर सत्य शोधन बड़ा जरूरी है। सत्य शोधक समाज को भी उन्होंने बना लिया। अब देखिएगा कि यहीं पर वे रुकते नहीं हैं, वे सामाजिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाते हैं उसी तेजी के साथ। वे सांस्कृतिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाते हैं उतनी ही तेजी के साथ। वे किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, दोनों समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। नारायण मेघाजी लोखंडे, आपने देखा होगा कि नारायण मेघाजी लोखंडे ये जो मजदूरों को संगठित करने के लिए जो काम करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने वाले क्रांतिबा ज्योतिबा फूले बन जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वो काम करते करते अपना लेखन भी जारी रखते हैं। और देखिएगा मराठी में उनकी जो पुस्तक, बड़ी फेमस पुस्तक है, शेतकऱ्यांचा आसूड, यानी कि किसान का कोड़ा जिसे हम कहते हैं। ये कोड़ा क्या है? तो किसान जिस कोड़े को लेकर निकला है, देखिएगा कोड़ा अपने अपने वक्त में, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग महत्व रखता है, लेकिन किसान का कोड़ा समझाते हुए
क्रांतिबा ज्योतिबा फुले उसे लिखते और छाप देते, ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वे किसान का कोड़ा लेकर जगह जगह उसका पठन करवाते हैं। पहले लोगों को पढ़कर सुनाते हैं और लोगों को पढ़कर सुनाते सुनाते जब वो बात लोगों के समझ में आती है, उनके जहन में उतर जाती है, उसके बाद फिर वे उसके प्रकाशन की तैयारी करते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा प्रसंग भी है। जब उन्होंने किसान का कोड़ा पठन करते करते अपनी इस पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़े, तो बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ के पास भी ये बात पहुंची और उनके सामने भी उन्होंने किसान का कोड़ा इसका पठन किया और किसानों के प्रति जो चेतना क्रांतिबा ज्योतिबा फूले के पास है, उसे देखकर बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ बड़े प्रभावित हुए, उनका सत्कार भी किया। आप देखिएगा कि हमारे यहां आज ये बातें चलती हैं कि किसानों के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए, खेती किसानी के क्षेत्र को विकसित करने के लिए उसे उद्योजकता के साथ भी जोड़ना होगा, लेकिन किसानों को उद्योजकता का प्रशिक्षण देना चाहिए और उसकी पहल क्रांतिबा ज्योतिबा फुले ने 150 साल पहले की। उनके समय में, यानी 1890 से पहले, उनके प्रयाण से पहले वो इस पर काम कर चुके हैं। क्रांतिबा ज्योतिबा फुले ये जो सारा उनका जो आंदोलन चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन को उन्होंने कैसे चलाया होगा? बहुत सारे लोग इस बात को ठीक ठाक तरीके से नहीं समझ पाते हैं और अक्सर ये बात नहीं समझने के कारण आंदोलन असफलता की ओर भी चले जाते हैं। कोई भी आंदोलन आर्थिक नींव पर खड़ा होता है, उसे ट्रेजरी की जरूरत पड़ती है। क्रांतिबा ज्योतिबा फुले भी जिस सामाजिक बदलाव को लेकर निकले थे, आर्थिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, इन सारे बदलावों को लेकर जब वे निकले तो उनके सामने भी ये प्रश्न तो जरूर रहा। कुछ उनके मित्र जरूर थे जो इस आंदोलन के लिए आर्थिक सहयोग तो किया ही करते थे, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा क्रांतिबा ज्योतिबा फुले स्वयं जुटाते थे। और ये कैसे जुटाते थे? उनकी अपनी एक कंपनी थी। ये कंपनी थी पुणे कमर्शियल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये कंपनी पुल बांधती थी, भवनों का निर्माण करती थी, सुरंग बनाती थी, रास्ते बनाती थी। अभी हम अगर देखें कि एरवडा का जो पुल है पुणे में, या फिर भायखला का पुल है मुंबई में, ये क्रांतिबा ज्योतिबा फुले की कंपनी ने बनाया है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो आप देखिएगा कि मुंबई महानगर पालिका का भवन देखिए, ये भी क्रांतिबा ज्योतिबा फुले की कंपनी ने बनाया है। और यहां से जो पैसा आता था, आप देखिए ये जो खड़गवासला का जो बांध है, इस बांध से निकलती हुई जो नहरें हैं, इनका काम क्रांतिबा ज्योतिबा फुले की कंपनी ने किया। तो आप देखिएगा कि अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उसे स्वयं पोषित बनाया। उसका आधार जो था उनके पास, उनका स्वयं का आधार था। ये एक बड़ा आधार उन्होंने अपने स्वयं के लिए नहीं किया इसका इस्तेमाल, लेकिन सत्यशोधक समाज में क्रांतिबा ज्योतिबा फुले के साथ जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, ये सारे कार्यकर्ता इस कंपनी का हिस्सा थे और इस कंपनी के जरिए उस वक्त में बहुत काम किए गए, सामाजिक क्षेत्र में भी और उद्योग के क्षेत्र में भी। आप कह सकते हैं कि वर्तमान उद्यमिता को यदि कोई प्रेरणा मिले तो प्रेरणा उन्होंने क्रांतिबा ज्योतिबा फुले से लेनी चाहिए कि वे इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को वे चला रहे थे, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए। हमारे देश में जो सामाजिक बदलाव जो चाहिए है, उस बदलाव को लाने के लिए जो पैसा खर्च होगा, वो पैसा उन्होंने अपनी इस कंपनी से निकाल कर ले आए। और इस तरह से ये और वो एक सफल उद्यमी कहलाए, क्योंकि उन्हें उनके इस उद्योग में कोई असफलता नहीं मिली, लेकिन इसका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट उन्होंने अपने सामाजिक कार्य में लगाया। क्रांतिबा ज्योतिबा फुले केवल इतना ही काम नहीं करते थे। आंदोलन में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और वो होती है कि आंदोलन में जो कुछ अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को लोगों के पास पहुंचाना। अब देखिएगा, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, इन दोनों ने मिलकर जो शिक्षा का आंदोलन चला है,
तो इस शिक्षा के आंदोलन में जो लड़कियां, जो महिलाएं, जो बच्चियां पढ़ी, तो उन्होंने अपने अनुभव लिखे भी। उन्हें प्रकाशित कौन करेगा? भाई उस वक्त वो व्यवस्था तो थी ही नहीं। जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो प्रकाशन की क्या व्यवस्था? क्रांतिबा ज्योतिबा फुले की स्वयं की अपनी प्रकाशन कंपनी थी। पुणे में उसके प्रकाशन की और वितरण की दोनों व्यवस्थाएं थी वहां, और उसके बिक्री की भी। तो वहां से ये जो अनुभव है, इन अनुभवों को छाप कर निकाला जाता था, और जब ये छाप कर निकलता था तब ये लोगों के पास, उस अनुभव से जब पहुंचा तो ये आंदोलन लोगों के पास पहुंचता था। और ये इस तरह की व्यवस्था के साथ क्रांतिबा ज्योतिबा फुले आगे बढ़े, इसलिए उन्हें सामाजिक क्रांति आधुनिक समय की जो हुई है, इसके वे प्रणेता हैं, इसके वे अग्रदूत हैं, और उन्हीं की अगुवाई में ये आंदोलन आगे बढ़ा है। एक बात और चलते चलते आपको बता दें कि ये जो प्रकाशन कंपनी क्रांतिबा ज्योतिबा फुले ने बनाई, इस प्रकाशन कंपनी ने बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जो वज्र सूची है, इस वज्र सूची पर आधारित जो एक पुस्तक उनके मित्र तुकाराम पडवल ने जो लिखी, उस पुस्तक का प्रकाशन भी उन्होंने किया, जाति भेद का विवेक सार इस नाम में। तो इस तरह से क्रांतिबा ज्योतिबा फुले अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। जो अनुभूतियों में आया उसे छापते भी रहे। पवाड़े उन्होंने लिखे, नाटक उन्होंने लिखे, संस्कृति का कोई क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा। इसे अपने आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनाया। उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने गीत लिखे, उन्होंने लेख लिखे, उन्होंने पुस्तकें लिखी, उन्होंने उद्यमिता की, किसानों के लिए व्यवस्था बनाई कि किसानों को औद्योगिक प्रशिक्षण होना चाहिए, और वो प्रशिक्षण होगा तो वे बाजार को समझेंगे, और बाजार को समझेंगे तो अपने उत्पाद को बाजार के साथ जोड़कर भी देख सकेंगे, और फिर उनके साथ कोई ठगी ना हो सकेगी। अपने आंदोलन के केंद्र में मजदूरों को और किसानों को क्रांतिबा ज्योतिबा फुले रखते हैं, और ये जो दबा कुचला वर्ग है, ये जो हाशिए का वर्ग है, इस वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण साधन है, ये क्रांतिबा ज्योतिबा फुले कहते हैं। और इसलिए वे कहते हैं कि विद्या से ही मति आएगी, मति से नीति, नीति से गति, गति से प्रगति होगी, और इसलिए विद्या बड़ी जरूरी है। आज क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, इनका स्मृति दिवस है, और स्मृति दिवस पर उनको अभिवादन करते हुए एक छोटी सी याद हमने आज की बात के जरिए आप तक पहुंचाई है। अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।